नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज हम लोग पुनः इस वीडियो के माध्यम से बिहार जातीय आधारित गणना एवं आर्थिक सर्वेक्षण के संबंध में अपर समाहर्ता सह अपर प्रधान गणना पदाधिकारी के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करने वाले हैं। और यह जानकारी तिथि 16/1/2023 को एक पत्र के माध्यम से दी गई है। और यह दिशा निर्देश प्रगणक एवं पर्यवेक्षकों के लिए है। तो क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट्स है उसकी जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे बोर्ड पर आकर के। लेकिन यदि आप उस पत्र का अवलोकन करना चाहते हैं तो बगल में स्क्रीन पे जो है वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो चलिए उस पत्र में क्या क्या महत्वपूर्ण प्रगणक और पर्यवेक्षकों के लिए जानकारी दी गई है उसको हम लोग यहाँ से प्राप्त करेंगे। तो इसका पहला पॉइंट इस प्रकार से है कि किसी परिवार का आवास, ध्यान दीजिएगा कि किसी परिवार का आवास दूसरे वार्ड एवं मतदाता सूची में दूसरे वार्ड में नाम होने की स्थिति में गणना जिस वार्ड में उसका आवास है, यानी कि जिस वार्ड में उसका आवास है उसी वार्ड में की जाएगी। स्पष्ट है। यदि कोई ऐसे परिवार है जिसका आवास अन्य वार्ड में है लेकिन दूसरे मतदाता यानी कि मतदाता सूची के आधार पर दूसरे वार्ड में शो कर रहा है, लेकिन उसका आवास अन्य वार्ड में है, तो जिस वार्ड में उसका आवास है वहीं पे उसकी गणना की जाएगी। इसको इस तरह से और क्लियर करते हैं कि किसी परिवार का आवास 4 नंबर वार्ड में है लेकिन मतदाता सूची के अनुसार से जो उसका नाम है वह 5 नंबर में है, तो ऐसी स्थिति में 4 नंबर में उसका आवास है तो वहीं पे उसकी गणना की जाएगी। यह लाइन वही स्पष्ट कर रही है कि किसी परिवार का आवास दूसरे वार्ड एवं मतदाता सूची में दूसरे वार्ड में नाम होने की स्थिति में गणना जिस वार्ड में उसका आवास है, यानी कि जहाँ पे उसका आवास है, चाहे कहीं भी मतदाता सूची में वार्ड अलग शो कर रहा है तो वैसी बात नहीं है, उसको नहीं लेके चलेंगे। जहाँ पे उसका अस्थाई आवास है जिस वार्ड में उसी वार्ड में उसकी गणना की जाएगी। क्लियर है। उसके बाद दूसरा पॉइंट इसका इस प्रकार से है, अगर किसी व्यक्ति का आवास 2 जगहों पर है, अगर किसी परिवार का आवास, किसी परिवार का घर 2 जगह है तो वैसी स्थिति में संबंधित व्यक्ति से, यानी कि उस परिवार के जो सदस्य हैं, उस परिवार के जो प्रधान है उस व्यक्ति से बात कर उनके किसी एक जगह पर गणना की जाएगी। तो इसमें ध्यान देंगे कि किसी परिवार का आवास, किसी परिवार का घर 2 जगह है तो उस परिवार से बातचीत करके, उस परिवार के प्रधान से बातचीत करके आप उसे पूछेंगे कि आपकी गणना किस मकान में की जाएगी, तो वह बताएंगे और जो दूसरा मकान छूट जाएगा उसे गैर आवासीय में दिखा देना है। अगला पॉइंट है कि अगर कोई व्यक्ति गणना के समय बाहर है, अभी जो गणना का कार्य चल रहा है तो इस समय यदि वह व्यक्ति कहीं बाहर है, बिहार छोड़ करके कहीं रह रहे हैं एवं घर में ताला बंद है, तो वैसी स्थिति में उसके घर के बगल के व्यक्ति से पता लगाकर या फ़ोन नंबर उससे प्राप्त करके उस व्यक्ति से बात करनी है और भाग 2 प्रपत्र मकान सूची विवरणी जो प्रपत्र है उसमें सारी प्रविष्टियां नोट करनी है। और इसके साथ जब हस्ताक्षर की बारी आएगी तो बगल वाले व्यक्ति से हस्ताक्षर प्राप्त किया जा सकता है, यानी उससे हस्ताक्षर करवा लेंगे। उसके बाद अगला इसका पॉइंट इस प्रकार से है कि इस संबंध में, यानी कि जो ऊपर वाला जो हम लोग पॉइंट देखे कि बगल के व्यक्ति से पता लगा करके फ़ोन नंबर ले करके उनसे, उन घर के जो प्रधान है उनसे बातचीत करके उसके बाद बगल के जो व्यक्ति है उनसे हस्ताक्षर लिया जा सकता है, या तो फिर इस संबंध में वार्ड सदस्य यानी कि वार्ड मेंबर, वार्ड के जो सदस्य है उससे भी सहायता लिया जा सकता है। आगे है कि प्रगणक द्वारा नक्शा पर, अब यहाँ पे गलती जो होने की संभावनाएं होती है उसमें गलती ना हो, नक्शा बनाने में, नजरी नक्शा बनाने में कटकुट ना हो, तो इस वजह से इंडिकेट किया गया है, दिशा निर्देश दिया गया है कि प्रगणक द्वारा नक्शा पर पेंसिल से मार्किंग किया जाए और उसके बाद जो पेंसिल से आप नजरी नक्शा को तैयार किए हैं पर्यवेक्षक यानी कि सुपरवाइजर को दिखाएं और यदि वह ठीक कहते हैं तो अनुमोदन के बाद काला बॉल पेन
यानी कि काली इंक की जो स्याही होगी उसी से नक्शा को तैयार करना है। अब आगे पॉइंट है इसका, इसमें लोगों को ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही थी, इसकी स्पष्टता की गई है। हालांकि अब सभी प्रगणक और पर्यवेक्षक इस बात से वाकिफ हो चुके हैं। अब क्लियर भाग 2 मकान विवरणी सूची प्रपत्र को भर चुके हैं, लेकिन तो पर भी गाइडलाइंस दिया गया है। इसमें कहा गया है किसी एक गणना मकान में, ध्यान दीजिएगा, किसी एक गणना मकान की संख्या एक ही है, यदि उसमें एक से अधिक परिवार हैं तो वैसी स्थिति में भाग 2 प्रपत्र यानी कि मकान सूची विवरणी प्रपत्र में इस प्रकार से निर्देश का पालन करेंगे। कॉलम 5 में ध्यान देना है कि कुल परिवारों की संख्या लिखनी है। उसके बाद कॉलम 8 में परिवार की क्रम संख्या 1 से प्रारंभ करेंगे और कुल कितने परिवार है वहाँ तक जाएंगे, उसको लिखना है। उसके बाद कॉलम 3 में मकान संख्या में वृद्धि नहीं होगी। तो चलिए इस पॉइंट्स को हम लोग इस डाटा के साथ, यानी कि यह जो टेबल है इसको इससे समझने का प्रयास करते हैं। तो कॉलम 2 जो भवन को इंडिकेट करता है, उसके बाद कॉलम 3 मकान, कॉलम 5 परिवार संख्या और कॉलम 8 परिवार का क्रम संख्या। भाग 2 मकान सूची विवरणी प्रपत्र, इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियो बन चुकी है, आप देखे भी होंगे, स्पष्ट भी होंगे, लेकिन इसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करते हैं। सपोज कीजिए कि भवन संख्या 001 है, 1 से ही प्रारंभ करते हैं, और मकान संख्या 001 है, यानी कि भवन भी एक मकान भी एक, लेकिन इसी मकान में 4 परिवार रहते हैं, तो यहाँ पे 4 दिखा देंगे। और परिवार का क्रम इस प्रकार से होगा 1 2 3 4। तो यह कॉलम 001 001 001 मकान संख्या में वृद्धि नहीं होगी, मकान संख्या में वृद्धि नहीं होगी, यानी कि मकान संख्या यही रह जाएगी 001 001 001, और इसमें 4 4 4 इस तरह से होगा। तो अब क्लियरेंस हो चुका होगा। यह कन्फ्यूज़न जो था प्रगणक और पर्यवेक्षक को, तो इस पत्र के माध्यम से जो कि अपर समाहर्ता सह अपर प्रधान गणना पदाधिकारी के द्वारा दिशा निर्देश दिया गया है, और इस दिशा निर्देश के आधार पे कहीं पे यदि किसी प्रगणक और पर्यवेक्षक को कोई परेशानी होती है तो इसके आधार पे, इस गाइडलाइंस के आधार पे वह परेशानी अपने आप को दूर कर सकते हैं। बस आज के वीडियो में हम लोग इतनी ही चर्चा करने के लिए उपस्थित थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।